जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सम्मानित साथियों, आज मैं पुनः एक नई विचारधारा, नई सोच और एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। सम्मानित साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मध्य प्रदेश में अगरिया एवं अगरिया जनजाति के संबंध में जानकारी। सम्मानित साथियों, इस वीडियो में हम अगरिया जनजाति के सभी बिंदुओं को लगभग कवर करने का प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आने वाली है। सम्मानित साथियों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, यदि आप इस चैनल पर अभी पहली बार हैं, आप इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे अगरिया समाज संगठन भारत के चैनल पर जो भी जानकारियाँ डाली जाएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सबसे मुख्य बात सम्मानित साथियों, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पसंद ना आए तो उसको डिसलाइक करिए। सम्मानित साथियों, और वीडियो को शेयर करें जिससे जानकारियाँ सभी तक पहुंच सके। और कोई भी विचारधारा, कोई भी सोच या कोई सुझाव यदि आप हमको देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव, अपनी जानकारी हमको अवश्य दें। तो सम्मानित साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगरिया एवं अगरिया जनजाति से संबंधित जानकारी में जो पहला बिंदु इसमें मैं रखा हूं, मध्य प्रदेश में अगरिया जनजाति की जनसंख्या। सम्मानित साथियों, यदि हम मध्य प्रदेश में अगरिया जनजाति की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो लगभग 41,243 है अगरिया जनजाति की संख्या, जो प्रदेश की यानी टोटल मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.057% है। यानी साथियों, पूरे मध्य प्रदेश में अगरिया जनजाति की जनसंख्या लगभग 41,243 है और कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में अगरिया जनजाति की संख्या लगभग 0.057% है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमने दूसरा बिंदु इस पे रखा हुआ है अगरिया निवास क्षेत्र। साथियों, पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर यदि मैं बात करता हूं तो टोटल मध्य प्रदेश स्तर में कई जिले आ जाते हैं, 52 जिले हैं और इन कई जिलों में अगरिया जनजाति निवास करता है। लेकिन कुछ ऐसे जिले जहां अधिक संख्या में अगरिया जनजाति पाए जाते हैं, उनमें से है अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली जैसे कई जिलों में पाए जाते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के और भी अन्य कई जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो अगरिया जनजाति है वो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली जैसे कई जिलों में पाए जाते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं तो हमने तीसरा बिंदु में रखा है अगरिया जनजाति में गोत्र। सम्मानित साथियों, अगरिया जनजाति में यदि मैं बात करता हूं तो अगरिया जनजाति में टोटल वैसे 89 गोत्र पाए जाते हैं, जिसकी वीडियो हमने इस चैनल पर पूर्व में ही अपलोड किया जा चुका है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जा करके आप YouTube पर हमारे सर्च करें अगरिया गोत्र, आपको अगरिया गोत्र से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो वो वीडियो आप पहले ही देख पाए होंगे। साथियों, जैसे कि अगरिया गोत्र में जो है अगरिया जनजाति में कुल 89 गोत्र पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख गोत्र जैसे सोनवानी, धुरवा, मरकाम, मरावी, मरई, मसराम, नाग, तिलाम, बघेल, अहिंग, टेकाम, बेसरा, चिरई इत्यादि हैं। साथियों, अगरिया जनजाति की प्रत्येक जो गोत्र होते हैं वो टोटम व्यवस्था पर आधारित होते हैं और इनकी सबसे प्रमुख बात यह है कि इनके जो गोत्र होते हैं वो टोटल नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। यानी पेड़, पौधे, फूल, तना, पत्ती, जीव जंतु, ये सारे जो गोत्र हैं सभी ये यही नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से ही लिए गए हैं। यानी जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं से ही संबंध रखते हैं। जैसे आपके नीचे एक छायाचित्र दिख रहा है जिसमें बाघ का चित्र दिखा है। तो साथियों, मैंने आपको ये बाघ का जो ये छायाचित्र दिखाने का मेरा मतलब ये है कि बाघ जो है, इसमें जो बघेल गोत्र पाया जाता है वो बाघ से ही लिया गया है। अगरिया जनजाति के संबंध में कई ऐसे कहानियां पाई जाती हैं गोत्र को लेकर के कि बघेल गोत्र कैसे आया, सोनवानी गोत्र कैसे आया, अहिंदवार गोत्र कैसे आया।
तो कई रोचक कहानियां हैं इस पर, जिसको हम अभी आगे लाने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, इस तरीके से अगर ये जनजाति में गोत्र की मैं बात करता हूँ तो टोटल 89 गोत्र पाए जाते हैं, जिसमें से सोनवानी, दुर्वा, मरकाम, मरावी, मराई, मसराम, नाग, तिलाम, बघेल, अहिन, टेकाम, बेसरा, चिरई इत्यादि हैं। और प्रत्येक गोत्र जो अगर ये जनजाति का होता है वो टोटम व्यवस्था पर आधारित होता है, और सभी गोत्र नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से संबंध रखते हैं। साथियों, अगला बिंदु इसमें हमने रखा है अगर ये जनजाति का रहन सहन। साथियों, अगर ये जनजाति का रहन सहन कैसा होता है। साथियों, आज के इस आधुनिक युग में भी यदि हम बात करते हैं तो अगर ये जनजाति में जो विकास होना चाहिए आज के इस आधुनिक युग को देखते हुए तो वैसा देखने को नहीं मिलता है। साथियों, इनके घर जो होते हैं मिट्टी के होते हैं, इन पर घास फूस या देसी खपरेल का छप्पर होता है। दीवारों पर सफेद या पीली मिट्टी या गेरुआ लाल मिट्टी से पुताई करते हैं, और फर्श मिट्टी के होते हैं जिस पर गोबर से पुताई करते हैं। और सबसे जो न्यून स्तर की बात करते हैं तो वो है शिक्षा का। अगर यह जनजाति में साथियों, अगर यह जनजाति में शिक्षा का स्तर काफी न्यून है, यदि भारत सरकार को, राज्य सरकार को अगर ये जनजाति पर काम करना है तो सबसे पहले शिक्षा के स्तर पर काम करना होगा। उनको जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजाति हैं जिनको विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया है, हर क्षेत्र में इनको आरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार अगर ये जनजाति को भी राज्य स्तर पर आरक्षण दिया जाना आवश्यक है। क्योंकि राज्य सरकार और हम सब अगर ये जनजाति के व्यक्ति या फिर अदर समुदाय भी इस बात को जानता है, यदि हम नौकरी का स्तर निकालते हैं गवर्नमेंट स्तर पर तो अगर ये जनजाति की संख्या लगभग नहीं तो 0.5% ही होगी, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए साथियों, अगर ये जनजाति में शिक्षा का स्तर काफी न्यून है और रहन सहन में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री योजना के तहत काफी जैसे आवास आवंटित हुए, उसके आधार पर केवल 2 कमरों के अलावा उनके पास केवल मिट्टी के ही घर जिसमें घास फूस और देसी खपरेल का छप्पर होता है, दीवार पर सफेद पीली मिट्टी या गेरुआ लाल मिट्टी से पुताई रहती है, और फर्श जो होती है मिट्टी की होती है जिससे गोबर की पुताई करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बिंदु हमने रखा इस पे, वो है अगर ये जनजाति का खान पान। अगर ये जनजाति का खान पान ऐसा है। साथियों, मैं अगर ये जनजाति के खान पान की यदि बात करता हूं तो इनका जो मुख्य भोजन होता है अगर ये जनजाति का, वो है चावल, कोदो, कुटकी का भात, पेज या मक्का की रोटी, उड़द मूंग की दाल और मौसमी सब्जी। ये इनका खान पान है। और मांसाहार में यदि हम बात करते हैं तो मछली, मुर्गा, बकरा इत्यादि का सेवन करते हैं, और ये अपने भोजन के लिए अधिकतर जो है प्रकृति पर निर्भर होते हैं, यानी नेचर पर आधारित होते हैं। क्योंकि जो जंगलों में या बारी में उनके जो भी चीजें मिलता है वो उसी पर अधिकतर निर्भर होते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इनका जो रहन सहन होता है काफी अन्य से अलग है, काफी निचले स्तर का है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, ये अधिकतर जो होते हैं ये प्रकृति पर निर्भर होते हैं, यानी इनका जो मुख्य भोजन है चावल, कोदो, कुटकी का भात, पेज, मक्का की रोटी, उड़द मूंग की दाल और मौसमी सब्जी है। साथियों, मांसाहार में मछली, मुर्गा, बकरा इत्यादि का सेवन करते हैं। इस तरीके से साथियों जब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला बिंदु हमने रखा है अगर ये जनजाति का वस्त्र विन्यास। साथियों, इनका पहनावा कैसा होता है अगर ये जनजाति का। यदि हम साथियों बात करते हैं इनके पहनावे की, तो इसमें जो होता है पुरुष जो होते हैं छोटी धोती और बंडा पहनते हैं। यानी साथियों, छोटी धोती नीचे पुरुष पहनते हैं और ऊपर जो होती है जिसे बंडी भी कहा जाता है, तो छोटी धोती और बंडी पहनते हैं, और स्त्रियां लुगड़ा पहनती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर साथियों अपने देख पा रहे हैं। तो इस तरह साथियों अगर ये जनजाति का पहनावा होता है। साथियों, अगर ये जनजाति में गुदना एक काफी प्रचलन में है, जो विशेष जाना जाता है अगर ये जनजाति में गुदना को लेकर के। तो साथियों, अगर ये जनजाति में महिलाएं हाथ, पैर, चेहरे, कपाल, मस्तक व ठुड्डी पर ये गुदना गुदवाती हैं। साथियों, अगला जो हमने इस पर और एक रखा हुआ है वो तीज त्योहार। इनका प्रमुख तीज त्योहार क्या है? तो साथियों हम बात करते हैं अगर यदि तीज त्योहार की, तो अगर ये जनजाति का जो प्रमुख त्योहार होता है वो होता है नवाखाई,
जिसको प्रमुख विशेष महत्व दिया जाता है। हरियाली तीज को विशेष महत्व दिया जाता है अगरिया जनजाति में। साथ में कर्मा पूजा और कजलियां भी साथ ही इसमें शामिल है, जिसको खुजलैया भी बोला जाता है। इसके अलावा दशहरा, होली, दीपावली को भी अगरिया जनजाति प्राथमिकता देता है। लेकिन इसमें प्रमुख रूप से अगर मैं कहूं, नवाखाई, हरियाली तीज, कर्मा पूजा और कजलियां अगरिया जनजाति के लिए प्रमुख माना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगरिया जनजाति का नृत्य। साथियों, अब हम अगरिया जनजाति के नृत्य की बात करते हैं। तो अगरिया जनजाति के नृत्य में अगरिया जनजाति लोग कर्मा पूजा के अवसर पर कर्मा नृत्य करते हैं, सुवा नृत्य करते हैं, विवाह के अवसर पर विवाह नृत्य, दिवाली में पड़खी नृत्य करते हैं, कर्मा गीत, सुवा गीत, फाग आदि वाद्य यंत्रों एवं गीत के साथ नाचते गाते हैं, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। नृत्य के समय यानी इनके जो त्योहार होते हैं उनमें ये नृत्य करते हैं। तो नृत्य के समय अच्छे रंग बिरंगे परिधान यानी कपड़े और आभूषणों के साथ श्रृंगार करके ये नृत्य करते हैं। तो साथियों, अगर ये जनजाति का जो प्रमुख नृत्य होता है वो कर्मा नृत्य, सुवा नृत्य, विवाह के अवसर पर विवाह नृत्य और दिवाली में पड़गी नृत्य भी करते हैं। साथ में कर्मा गीत, सुवा गीत, फाग आदि वाद्य यंत्रों एवं गीत के साथ नाचते गाते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला बिंदु हम रखे हैं इसमें अगरिया जनजाति का कला एवं व्यवसाय। साथियों, अगरिया जनजाति का कला एवं व्यवसाय, तो साथियों हम सब जानते हैं कि अगरिया जनजाति में यदि हम कला की बात करें तो अगरिया जनजाति लौह शिल्प का धनी है। यानी साथियों, जैसा कि इनका व्यवसाय ही है कि लौह अयस्क से लोहा बनाना। साथियों, वो लौह अयस्क से लोहा बनाता है। यानी सबसे पहले दुनिया में यदि किसी ने लोहा बनाया, किसी ने लौह अयस्क की पहचान किया, तो वो है अगरिया जनजाति। और अगरिया जनजाति ने लौह अयस्क की पहचान किया और लोहा बनाया, तो उसी लोहा से जिस लोहे को वो बनाता है लौह अयस्क से, उसी लोहे से हंसिया, कुल्हाड़ी, कुदाली और फल का फाल, तीर आदि बनाते हैं। यानी वो लौह शिल्प के धनी है। यानी जो कला होता है उनके पास, लोहे को आकार देना, लोहे में कारीगरी करना, वो इसके धनी है। यानी अगरिया जनजाति की कला की मैं बात करता हूं तो हस्तशिल्प उनका प्रमुख कला है। और उनका जो व्यवसाय है लौह अयस्क से लोहा बनाना, और इसी लोहे से जो ये गलाते हैं उसी से हंसिया, कुल्हाड़ी, कुदारी, हल्का फाल, तीर आदि उपयोगी सामग्री बनाना है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तो अगरिया जनजाति में जन्म संस्कार। साथियों, अगरिया जनजाति में जन्म संस्कार की यदि मैं बात करता हूं तो जो प्रसव होता है स्थानीय बुजुर्ग महिलाओं द्वारा घर पर ही कराया जाता है। और प्रसव उपरांत बच्चे की नाल हंसिया व चाकू से काटते हैं एवं नाल वहीं पर गाड़ते हैं। साथियों, लेकिन वर्तमान में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। जब से भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं प्रसूत को लेकर के चलाया गया है, तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम कुछ समय पूर्व जाते हैं तो अगर ये जनजाति द्वारा जो प्रसव है वो बुजुर्गों द्वारा घर पर ही कराया जाता था, और प्रसव उपरांत बच्चे की नाल जो है हंसिया चाकू से काटते थे और नाल को वहीं गाड़ते थे। अब ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, कहीं कहीं विरले ही मिलते हैं। साथियों, जब ऐसा होता है तो प्रसूता को महुआ जामुन तथा तेंदु की छाल, अतिमन, पोपोड़, गुड़ आदि का काढ़ा बनाकर पिलाते हैं, जिससे उसको कमजोरी न आए, ठंडी न आए इसलिए। और तीसरे दिन जो होता है भात और अरहर की दाल खाने को उनको दिया जाता है, जो प्रसूता होती है। और ठीक छठे दिन प्रसूता में बच्चे को नहलाकर नए कपड़े पहनाकर छठी का कार्यक्रम करते हैं। साथियों, छठी के कार्यक्रम में जो होता है घर शुद्धिकरण का कार्य होता है। घर शुद्धि का कार्य करते हैं और देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं साथियों अगला बिंदु अगरिया जनजाति में विवाह संस्कार की। तो साथियों, हम अगरिया जनजाति में यदि विवाह संस्कार की बात करते हैं तो जो इसमें अगरिया जनजाति में विवाह की जो उम्र है लड़कों में 16 से 18 वर्ष एवं लड़कियों में जो है 15 से 17 वर्ष की मानी जाती है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के बहुत सारी मुहिम चलाने से अब ये आंकड़ा जो है थोड़ा बदला हुआ है। लेकिन ऐसा पूर्व में था कि 16 से 18 वर्ष लड़कों में और लड़कियों में 15 से 17 वर्ष की मानी जाती थी। साथियों, विवाह का जो प्रस्ताव होता है इसमें अगरिया जनजाति में, वो है जो विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है,
जिसमें वर के पिता वधु के पिता को चावल, हल्दी, तेल, गुड़, कपड़ा व रुपए नगद वधु धन के रूप में देते हैं। यानी जिसको हम अभी वर्तमान में कहते हैं नारियल सुपारी फोड़ना, तो सेम ये वही प्रक्रिया है जिसमें वर और वधु दोनों के लिए फिक्स हो जाते हैं कि वर और वधु अब इनका दोनों का विवाह तय हो जाना। यानी वो इस तरीके का ये प्रक्रिया है, और जिसमें मतलब वर के पिता वधु के पिता को चावल, तेल, हल्दी, गुड़, कपड़ा व रुपए नगद वधु धन के रूप में दे करके शादी फिक्स करते हैं। साथियों, इसमें अगर ये जनजाति में मामा या बुआ की लड़की से विवाह को सामाजिक मान्यता है। यानी मामा की लड़की, मामा का लड़का, बुआ की लड़की, बुआ के लड़के के साथ शादी संबंध बनाने का जो है सामाजिक मान्यता अगर ये जनजाति में है। एवं साथ में विधवा एवं परित्यागता को पुनर्विवाह की मान्यता है। यदि समाज में कोई विधवा हो गया है या किसी का पति किसी महिला को छोड़ दिया है तो उसमें पुनर्विवाह की मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा समाज का यदि कोई अन्य समाज में चला जाता है तो दंड जुर्माना समाज द्वारा लेकर के दंड जुर्माना के रूप में कुछ धनराशि हो सकती है। साथ में सामाजिक जो खाना पीना जो समाज निर्धारित करता है वो खाना पीना करके समाज में मिलाने का भी प्रावधान है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही अगला जो बिंदु आता है हमारा वो है अगरिया जनजाति में मृत्यु संस्कार। तो साथियों, अगरिया जनजाति में मृत्यु संस्कार की यदि मैं बात करता हूं तो अगरिया जनजाति में मृत्यु होने पर जलाया जाता है तथा कई अन्य इलाकों में दफनाया जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश के लगभग 99% जिलों में ये जलाया जाता है, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाकों में मैंने देखा है जैसे कोरबा एरिया में, तो वहां दफनाया जाता है। इसलिए साथियों, अगर ये जनजाति में मृत्यु होने पर जलाया जाता है और कई इलाकों में दफनाया भी जाता है। और खास बात, जिस दिन मृतक को जलाया या दफनाया जाता है उस दिन सादा उड़द की दाल बिना हल्दी मसाले का खाना बनता है। साथियों, ये विशेष है अगर ये जनजाति में जिस दिन मृतक को जलाया जाता है उस दिन उस घर में उड़द की दाल जिसमें कोई नमक मिर्च मसाला नहीं होता है, सब्जी जिसमें कोई नमक मिर्च मसाला नहीं होता है बनता है, जिसे अगर ये जनजाति में सामाजिकता के हिसाब से सामाजिक हिसाब से कोयला भात कहा जाता है। ठीक साथियों, ठीक तीसरे दिन साथियों तिजुआ मनाया जाता है। तिजुआ के दिन क्या होता है, इस दिन परिवार वाले सिर के बाल, दाढ़ी इत्यादि बनवाते हैं। इसके पश्चात ठीक 10वें दिन नहावन का कार्यक्रम होता है, यानी बड़ा कार्यक्रम होता है। ये नहावन का कार्यक्रम क्यों होता है, जहां समाज के सभी जगह के लोग आते हैं और उस परिवार के शुद्धिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया करते हैं। साथियों, किसी के घर में जब कोई खत्म हो जाता है तो क्या है, संपूर्ण घर और वो परिवार अशुद्ध माना जाता है और उस शुद्धिकरण के लिए समाज के सारे लोग आते हैं 10 गात्र में, जिसे नहावन कहा जाता है, और ऐसे प्रक्रिया किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि समाज के लोगों द्वारा नहावन की प्रक्रिया न की जाए तो परिवार शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हुआ अगरिया जनजाति में मृत्यु संस्कार। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगरिया जनजाति के देवी देवता। साथियों, अगरिया जनजाति का जो प्रमुख देवता माना जाता है वो होता है लोहासुर। लोहासुर देव जिसे यज्ञासुर भी कहा जाता है, लेकिन साथ में बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, बाघ देव को भी अगरिया जनजाति मान्यता देते हैं, पूजन करते हैं। इसके अलावा जैसा कि अगरिया जनजाति प्रकृति पर काफी विश्वास रखते हैं तो सूरज, चंद्रमा, वृक्ष, पहाड़, नदी को भी मानते हैं। तो सम्मानित साथियों, ये थी हमारी जानकारी मध्य प्रदेश में अगरिया एवं अगरिया जनजाति के से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। सम्मानित साथियों, उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों, जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इस चैनल पर हम अगरिया समाज संगठन भारत की संपूर्ण गतिविधियां, अगरिया जनजाति से संबंधित जानकारियां एवं अन्य अच्छे सामाजिक मोटिवेशन विचारधाराएं आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं। तो सम्मानित साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।